वेलकम बैक। आइए देखते हैं अगली न्यूज। डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशू में पहला जो न्यूज है वो है कि उचित मूल्य स्थिरता। मूल्य स्थिरता मतलब प्राइस स्टेबिलिटी, यानी मुद्रास्फीति का एक स्थिर हो के साथ क्या हो, स्थिर और उच्च वृद्धि हासिल करना, यानी ग्रोथ रेट हो वो कैसा हो, सस्टेनेबल हो, यानी सस्टेन हो, लंबे समय तक के लिए हो, और अच्छी वृद्धि हासिल करने के लिए आगामी बजट में ध्यान देने वाले पहलू। ये सी रंगराजन जी का ओपिनियन था उनका हिंदू में, उसको मैंने ट्रांसलेट कर दिया है। तो इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। जब ये अपनी व्याख्या कर रहे होते हैं तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई है। इसमें आपको प्री के भी आंकड़े मिल जाएंगे और मेंस के भी कैसे समझना है मिल जाएगा। हालांकि जैसे कई बच्चों का ये रहता है सर इसमें तो बहुत तथ्य है, कितना तथ्य पढ़ें क्या करें। तो जो इकोनॉमिक वाले डेटा हैं वो चूँकि जो चेंज हो रहा है मैं उसको लगातार बताता रहता हूँ। कोई चीज़ आई तो उसको मुझे बताना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी कहा जाता है ना एडिटोरियल पढ़िए कैसे समझिए, तो उसमें अपने काम की चीज़ें लेनी होती है। उसमें हम देखेंगे इसमें क्या हमारे काम की है या ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री माने जाते हैं और काफ़ी सम्मानित हैं दोनों पार्टियों में। अब समझ सकते हैं कि इनकी ज़्यादातर जो ये जॉब किए हैं वो कांग्रेस के समय में, लेकिन इनको पद्म विभूषण मिला है वाजपेयी जी के समय में। तो ये बताता है कि इनका सम्मान एज ए विशेषज्ञ के रूप में हुआ है। तो इनको आप लोग इस तरह नहीं लीजिएगा कि ये एक मनमोहन जी के समय में थे या उसमें। जो विशेषज्ञ होता है उसको इस तरह से लेना भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, ये क्या कह रहे हैं कि कोविड-19 के मामलों की संख्या कम हो गई है और 2022-23 को एक सामान्य वर्ष होने की उम्मीद है। हालांकि रूस के आक्रमण यूक्रेन पर से उम्मीद टूट गई है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जब ये हुआ तो ये बता रहे हैं कि आयातों की आपूर्ति बाधित हुई और इसके परिणाम स्वरूप ऐसे आयातों की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई जिससे कई अर्थव्यवस्थाएं पटरी से उतर गई वैश्विक स्तर पर, और इसका प्रभाव भारत पर भी प्रभावित हुआ। वृद्धि दर धीमा हो गया और भारत पर भी प्रभावित हुआ। यानी कि कोविड से तो चली आ रही थी, लेकिन कोविड जैसे ही खत्म हो रहा था उसके पहले एक नई समस्या यूक्रेन रूस युद्ध हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि संकट के कारण जो है जैसे जो आयात हैं उसमें आयात की आपूर्ति बाधित हो गई और कीमतों में तेज वृद्धि हुई, खासतौर से ऊर्जा संसाधनों में। ठीक है कि बाद में भारत ने रूस से करके डाइवर्सिफिकेशन करके उसको जस्टिफाई किया। इसीलिए देखेंगे तो कहीं ना कहीं भारत की आर्थिक जो दर है वो और देशों से बेहतर है। उसमें एक कारण है, और भी बहुत सारे कारण, लेकिन एक कारण है। कई कारण में से एक कारण ये भी है कि भारत ज़्यादातर जो है अपने निजी घरेलू खपत पे निर्भर है, ठीक है। और चूंकि ये जल्दी से इसने अपने यहाँ वो कर रखा, वैक्सीनेशन कर लिया, इसने अपने इकॉनमी को समय पर ही खोल दिया, फिर उसको बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जहाँ अन्य देशों ने बंद करना पड़ा, भारत ने समय पे ही खोल दिया, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भारत का प्रदर्शन कई अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर है, फिर भी सामान्य स्थिति की वापसी में देरी हुई है। अनुमानित वृद्धि दर पर भी चालू वित्त वर्ष के अंत में भारत की जीडीपी, यानी जो अनुमान है 6.6 से 6.7% का, उसके आधार पर 19-20 के अपने स्तर से केवल 8.957%, यानी कि 2019 कहना क्या चाह रहे हैं, 2019-20 में मान लिया 100 रुपये रहा होगा जीडीपी, एक वो कह लो। यानी ये जो है, पहले ये लाइन पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं। अनुमानित वृद्धि दर पर भी चालू वित्त वर्ष के अंत में भारत की जीडीपी 19-20 के अपने स्तर से केवल 8.57% अधिक होगी। यानी कि अगर 19-20 में 100 रही होगी जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो 22-23 में यानी 3 साल बाद ये 108.57% होगा। ऐसा ही 108.57 होगा, ऐसा ये कह रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो 3 साल में केवल वृद्धि दर 0.857 हुआ, यानी कि एक साल का लेकर देखेंगे तो 2.87 कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। यानी कि
भले हम इतना विकास पिछले किए, लेकिन चूंकि कोरोना काल आ जाने से पहले 20-21 में बहुत घट गया था, उसके बाद वी से जिसे कहते हैं ना कि ऐसे चल रहा था, ऐसे चल रहा था, एकाएक जो है घटा है और फिर बढ़ रहा है, मतलब यहाँ से नीचे आया फिर बढ़ना शुरू हो गया, तो इसको बी से ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। ये समझ लीजिए कि कोरोना आया तो घट गया, यानी 100 था, ये घट गया, कहीं जाके 80-90 रह गया। फिर 2021 में क्या हुआ, ये बढ़ा लेकिन ये 100 से कम ही रहा। 21-22 में जब ये बढ़ा, यानी मतलब 22-23 में जब ये 21-22 में बढ़ा तो ये 1.103 हुआ, और फिर 6-7 बढ़ा, यानी इतना। तो कुल मिला के ये कह रहे हैं कि बढ़ तो रहा है, लेकिन अभी भी अगर हम 19-20 के स्तर से देखें तो केवल 3 सालों में 9% बढ़े हैं, सीधा सीधा अगर मोटा मोटा हिसाब हो। यानी कि कहीं ना कहीं अभी हम जिस तेजी से बढ़ रहे थे 19-20 के समय, उसमें क्या है, कहीं ना कहीं उस तेजी को हम छोड़ चुके हैं। इसलिए हमें और तेज वृद्धि हासिल करनी है तो कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि विकास प्रदर्शन के बारे में कह रहे हैं कि 2022-23 में वास्तविक विकास, यानी 2011-12 के कीमतों पर। अब ये वास्तविक विकास क्या है और क्या है, देखिए, जो जीडीपी होता है उसको कहा जाता है कि एक साल में एक घरेलू सीमा के अंदर कुल वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, उसके लिए वैल्यू एडिशन को जोड़ते हैं। तो मान लिया जैसे कि 100 पूरा जो का बाजार मूल्य, कुल वस्तुओं के उत्पादन का बाजार मूल्य। अब बाजार मूल्य जैसे क्या है कि जब बाजार मूल्य पे निकालते हैं तो जो जीडीपी आती है वो नॉमिनल आती है, यानी नाम मात्र की आती है, वो सही पिक्चर नहीं कर सकती है। जैसे पिछले साल 10 रुपये मतलब का ये पेन है और ये 10 पेन हुआ था जीडीपी में, आप एक समझिए, और इस साल ये पेन 10 ही रहा या 9 हो गया, और महंगाई बढ़ के जो ये 10 रुपये की पेन की मूल्य था, वो महंगाई बढ़ के वो आज हो गया है 15 रुपये एक साल बाद। और पेन पैदा हुआ 9, पहले इस 10 पेन से 100 रुपये मिलता था, अब 9 पेन से ही 135 रुपये मिल गया, और आप अपनी पीठ थपथपा लेंगे कि 135% जीडीपी ग्रोथ हो गई। नहीं जी, ये ऐसा नहीं होता है, ये सही पिक्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतिम रूप से तो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन और बाजार मूल्य के आधार पर आकलित किया जाता है, लेकिन अंतिम रूप से जीडीपी का महत्व क्या जानना क्या है कि वो कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ। रुपया तो बस ट्रांसफर का माध्यम मेन होता है कि कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ। ये कैसे नापेंगे? इसके लिए कुछ एक आधार वर्ष रख लेंगे उसकी। ठीक है कि मान लिया जैसे 10 रुपये कीमत थी, आधार वर्ष हमने उसी साल को अगर हम आधार रख ले कि भाई इस समय 10 रुपये एक कीमत है, तो आज हम वस्तुओं को, अगर आज 9 वस्तुएं हो गई तो आधार वर्ष पे 10 रुपये है या और भी है, तो उसको हम 10 रुपये से करेंगे तो देखेंगे कि हमारी जीडीपी घटी रही होती है। ठीक है, तो इसलिए आधार वर्ष को मानते हैं, 2011-12 के कीमत पे निकालते हैं, जिससे क्या होता है, महंगाई दर समायोजित हो जाता है। और पूरी तरह से तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जितना संभव हो सकता उतना सटीक जीडीपी के आंकड़े हमें मिल जाते हैं कि कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हुई। ठीक है, तो इसलिए देखते होंगे कि जब भी आप जीडीपी के आंकड़े पढ़ेंगे कहीं जगह, तो एक होगा नाम मात्र की जीडीपी, मतलब नॉमिनल, वो एज ए फैक्टर कास्ट, वो बहुत ज़्यादा रहती है, उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन वास्तविक रियल जीडीपी जिसे कहते हैं, जो आधार वर्ष 11-12 है, उसके आधार पर निकाला जाता है। ये चेंज होता रहता है, हो सकता है 10 साल हो गया, अब इसमें भी चेंज आए, और करना भी चाहिए क्योंकि बहुत सारे बास्केट में चीज़ें जुड़ जाती हैं। लेकिन ये जब होता है तब वो वास्तविक होता है। तो इन्होंने कहा कि वास्तविक सकल मूल्य पर जीबीए, मतलब जो भी जीडीपी आप इसको कहो, 6.7% बढ़ने का अनुमान है। ठीक है, और ये क्या कह रहे हैं कि 2023-24 का बजट, जो ये बजट है, ये महामारी के झटके के बाद पहली सामान्यीकृत अर्थव्यवस्था से संबंधित होगा। यानी कि अभी 2021, 22-23 का जो बजट है, 2021, 22-23 का जो 2 साल का बजट है, वो कहीं ना कहीं
उस बजट का उद्देश्य क्या था कि महामारी संकट कैसे करना है और उस संकट से निकलने के लिए कुछ विशेष प्रावधान करने हैं, उस पर केंद्रित था। हाँ, अब जो ये बजट होगा वो 2 सालों के बाद एक सामान्य अर्थव्यवस्था, जैसे जो सामान्य परिस्थिति यानी कि नलीफाई हो गई ना, अब कोविड पूर्व स्थिति से हम 9% बढ़ गए, इसका मतलब है कि अब हम कहीं ना कहीं नलीफाई स्थिति हो गई है कि अब कोविड के प्रभाव नहीं है, अब एक सामान्य नीति की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उस तरह से ये सामान्य अर्थव्यवस्था होगा और उनका उम्मीद है कि 2023-24 में नॉमिनल जीडीपी यानी वही मार्केट प्राइस के आधार पे ये 300 लाख करोड़ रुपए के करीब हो सकती है और लगभग 11 से 11.5% की नाम मात्र वृद्धि यानी नॉमिनल रेट पे ग्रोथ होगा। लेकिन जब वास्तविक वृद्धि यानी 2011-12 के टर्म में करेंगे 6 से 6.5% की वास्तविक वृद्धि से इनका अनुमान है कि 22-23 में रहेगी और अनुमान भी वही है। ठीक है, एक और ये बात कह रहे हैं कि जब 20-21 में कोविड का प्रभाव पड़ा था तो सरकार ने, आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री द्वारा कई योजनाओं का किया गया था कि कैसे लोगों को बचाना है, कैसे अर्थव्यवस्था को बचाना है। उसमें 20 लाख करोड़ का क्या किया गया था, वो एक प्रधानमंत्री उसको नाम नहीं, उसको सहयोग वो कर किया गया था, जिसमें जो फ्री में राशन दिया जा रहा था या दवाएं दी जा रही थी या तो जो एमएसएमई सेक्टर के लिए जो ऋण वादी चीज़ें दी जा रही थी, उनको जो गारंटी दी जा रही थी, वो सारी चीज़ें मिला के। चूँकि देखिए सरकार उस समय उत्पादन सरकार का घट गया था। कैसे? सरकार को आय मेन होती है करों के द्वारा और उस समय इनकम टैक्स पे भी जो है रोक, मतलब इनकम टैक्स जमा करने पर भी वो था, क्योंकि लोगों की आय घट गई थी, उद्योग धंधे बंद हो गए थे, जीएसटी सारा इंडस्ट्री ठप हो गई थी, तो सरकार की आय कम थी इसके बावजूद और सरकार को एक्स्ट्रा व्यय करना पड़ा था। ठीक है, तो उसकी वजह से सरकार उधार लेके चूंकि आय कम थी, व्यय ज़्यादा था, तो जब सरकार अपने उसके सरकार की आय से ज़्यादा सरकार का व्यय होता है तो सरकार उसकी पूर्ति के लिए क्या करती है? उधार लेती है। और जो ये उधार की मात्रा होती है इसी को आर्थिक शब्दावली में फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा कहते हैं। ठीक है, घाटे आपने डेफिसिट पढ़े होंगे कि सरकार की कुल आय और उसकी कुल प्राप्ति, वो कुल प्राप्तियां में कुल प्राप्ति में जो है कुल व्यय और कुल आय। कुल व्यय में तो आप समझ सकते हैं कि जो सरकार राजस्व व्यय करती है, जिसमें वो दिन प्रतिदिन की चीज़ें, यानी कि कुछ योजनाएं चल रही हैं, सब्सिडी जा रही है, पेट्रोल सब्सिडी, खाद्य सब्सिडी, लोगों के वेतन दिए जा रहे हैं, पेंशन दिया जा रहा है, राज्यों को जो उनका हिस्सा दिया जाता है, ये क्या होते हैं, या कोई चीज़ रन करने के लिए जो चलाया जाता है, ये है राजस्व व्यय, डेली प्रवृत्ति के व्यय। और कुछ सरकार निवेश भी कर रही होती है, पूंजीगत, इन दोनों का व्यय मिला होता है सरकार का व्यय भाग में। आय पार्ट में राजस्व आय होता है जो करों के द्वारा होता है और गैर कर आय होता है। ऐसे आय जिसमें सरकार की कोई वो चीज़ें देनदारी नहीं होती है, जैसे कि वो विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार जो अपनी हिस्सेदारी बेचती है तो उसके तहत जो सरकार को पैसा मिलता है उस पर सरकार का कोई ऋण नहीं होता है। हालांकि पूंजी पक्ष कमज़ोर होती है, सरकार की हिस्सेदारी कम होती है, उसके पास कैपिटल, लेकिन वो भी सरकार के व्यय का, आय का हिस्सा है। इसी के तहत सरकार कुछ ऋण दिए रहती है, उस पर उसको राज्यों को दिए रहती है, उसको ब्याज मिलता है, कुछ ऋण लोगों लौटाते हैं, कुछ ग्रांट मिलता है, ये सब भी उसका क्या होता है? आय होता है। व्यय और आय, इसके बावजूद भी जो चीज़ें कम रह जाती हैं उसी को कहते हैं राजकोषीय घाटा। सरकार मतलब सरकार से वर्तमान की जो सरकारें हैं, जो वेलफेयर स्टेट वाली है, ख़ास तौर से विकासशील देशों की सरकारें, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो एक अर्थव्यवस्था में प्रेरक के रूप में बेहतर भूमिका निभाएं और ज़रूरत के समय अपने लोगों का ध्यान रखें। ऐसे में सरकार के जो व्यय होते हैं वो बढ़े रहते हैं और उसको पूरा करने के लिए सरकार ऋण पे निर्भर हो जाती है। ठीक है, एक लिमिटेड मात्रा में राजकोषीय घाटा को उचित माना जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे आप के गार्जियन मान लीजिए, सरकार को गार्जियन मान लीजिए, आपके गार्जियन
का एक आय है और एक व्यय है। एक लिमिटेड आय है, हो सकता है कि वो कुछ व्यय ऐसे हो जो बहुत ज़रूरी प्रवृत्ति के हो, यानी किसी का देनदारी हो, किसी का ऋण चुकाना हो, या कोई खाद्य संकट है, किसी को बीमारी हो गई है, या आप लोगों के पढ़ाई का पैसा देना हो। इसके लिए जब उनकी आय से चीज़ें नहीं पूरी होती है तो वो ऋण आदि लेते हैं, ठीक है। और ऋण लेकर आपको पढ़ा रहे हैं या आपके स्वास्थ्य का खर्चा कर रहे हैं, बेहतरी के लिए अच्छे इलाज करा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये चीज़ें फ्यूचर में उनको फ़ायदा देगी या उस परिवार को फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो सरकारें जो ये विचारक मानते हैं, यानी विद्वान लोग, अर्थशास्त्री मानते हैं कि एक लिमिट में राजकोषीय घाटा जरूरी होता है, ठीक है। उसके लिए एक बजट प्रबंधन अधिनियम आया था, उत्तरदायित्व प्रबंधन अधिनियम, जिसमें ये माना गया था कि राजकोषीय घाटा 3% जीडीपी के 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन चूंकि कोविड काल एक विशेष काल था और देश को पहले क्या करना था, बचाना था, ऐसे में सरकार ज़्यादा ऋण कर, चूंकि आय कम हो गया था और खर्चे उसके बढ़ गए थे, ऐसे में सरकार ने ऋण लेके जो है उस खर्चे को पूरा किया और सरकार की राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.2% बढ़ गया, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि अब क्या है कि ठीक है, वर्तमान में 2 वर्षों के बाद भी राजकोषीय घाटा क्रमशः 6.7% एंड 6.4%, वर्तमान में राजकोषीय घाटा 6.4% है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि ठीक है, ग्रोथ रेट अब बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अब सरकार इसको कम करे। जैसे अभी आपने देखा ना कि सरकार ने एक योजना थी जो खाद्यान्न वितरण करते थे फ्री में, और एक खाद्यान्न, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो है सरकार जितना देती थी, वो दोनों के तहत उसको सरकार को सब्सिडी देना पड़ता था। अब सरकार ने क्या किया, फ्री वाला बंद करके और जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम के तहत जो देता था, इसी को फ्री कर दिया है साल भर के लिए। इसमें बताया गया कि सरकार को 2 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, तो 1,80,000 करोड़ बचेगा। 1,80,000 करोड़ बचाना क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये जो राजकोषीय घाटा कम था, अब उसमें क्या कर सकता है, इसका राजकोषीय घाटा कम होगा, यानी इतना सरकार की व्यय को कम घटाएगा। इसके लिए हो सकता है सरकार को ऋण लेना पड़ता हो, वो कम करेगा, या सरकार ये पैसे बचाकर कहीं और ज़रूरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में वो कर सकती है, जिसका फ्यूचर में लाभ मिले, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे इसको 3% से लाना है, तो इसे धीरे धीरे करके इसके पास लाया जाए, ठीक है। ये उसी की बात करते हैं। अब जहाँ तक वैश्विक आर्थिक मंदी के मद्देनजर भारत की विकास संभावना जो बता रहे हैं कि कैसे कौन कौन से देशों ने, ये पहले भी आप जान चुके हैं, उसमें कुछ खास नहीं है। प्री के ही तरह से OECD ने माना है कि 5.7% रहेगा और दुनिया 2.2 रहेगी। IMF मानता है कि दुनिया 2.7% से बढ़ेगी और भारत 6.1% से बढ़ेगा। वर्ल्ड बैंक इसमें इन्होंने नहीं दिया, लेकिन वर्ल्ड बैंक के बारे में बता दूं कि वर्ल्ड बैंक बता रहा है कि भारत 2024 में 6.6% की दर से बढ़ेगा और दुनिया 1.7% की दर से बढ़ेगी। कहीं ना कहीं ये भारत का, ये मान रहे हैं कि भारत की विकास दर बेहतर रहेगी। इनका बल किस पे है कि महंगाई नियंत्रित रहे और राजकोषीय घाटा वो रहे। तो राजकोषीय, जब सरकार ऋण लेके खर्च करती है तो ज़्यादा निवेश, जब सरकार ज़्यादा पैसा अर्थव्यवस्था में डालने लगती है तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ जाती है। इसलिए राजकोषीय घाटा को दीर्घकाल के लिए अर्थव्यवस्था में बड़े राजकोषीय घाटा को बेहतर नहीं माना जाता है। इसलिए इस सब चीज़ें कह रहे हैं कि इनको कम करने के लिए प्रयास किया जाएगा। और ये बता रहे हैं कि सरकार की वृद्धि दर अच्छी है, सरकार वर्तमान सामान्यीकृत बजट है तो इसमें काम कर सकती है कि जो अंतर है 6.4% और 3% का, FRBM में जो 3.4% का अंतर है, इसको 0.7 या 8% या धीरे धीरे करके 2-3 साल में फिर से अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर ले, ताकि मूल्य स्थिरता भी बनी रहे और ग्रोथ भी हैम्पर ना हो। एक बार में नहीं कह रहे हैं, क्योंकि एक बार में करेंगे तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, अपने के व्यय को एकाएक काटना पड़ेगा। तो वो कहाँ से काटेगी, या तो जो जिस तरह की जो योजनाएं अभी चल रही हैं उसको बंद करेगी, या सरकार जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रही है उसको बंद करेगी। तो इन दोनों परिस्थितियों से कह रहे हैं कि हमें क्या है, जब हमारी आय हो रही है, जैसे हम आप बचा रहे, हम बढ़ रहे हैं, हमारी आय थोड़ी बढ़ी है,
तो हम थोड़ा थोड़ा करके क्या करें, थोड़ी थोड़ी अगर कटौती भी करेंगे तो जो हमारा ऋण लेवल स्तर है उससे हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, और ये हमारे अर्थव्यवस्था को सतत और दीर्घकाल तक विकास के लक्ष्य पे ले जाएगा। ठीक है, बाकी इससे ज़्यादा जो है ना वो इकोनॉमी में जब आप लोग पढ़ते होंगे भारत की बजट या अर्थव्यवस्था और जीडीपी राजकोषीय घाटा, तो वहाँ पे समझिएगा। ठीक है, अभी एक इसी में एक अलग से उनका तो है, एक अलग से था कि आरबीआई ने एक सर्वे किया, अध्ययन किया है आरबीआई ने, अध्ययन दल ने, और उसने कहा कि वर्ष 2022-23 में राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा, टोटल राज्यों का, ये किसमें केंद्र सरकार का नहीं है, राज्य का है, राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा 3.4% रहने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये अब ये कहना, ये क्या है, ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक सकारात्मक पहलू है कि राज्यों का राजकोषीय घाटा घट रहा है। राजकोषीय घाटा यानी राज्य अब कम कर्ज ले रहे हैं। अब लेकिन यहाँ पे ये भी पहलू है कि वो कम कर्ज क्या राज्य किफ़ायत कर रहे हैं या अपने उन दिन प्रतिदिन के खर्चों में जो कमी कर रहे हैं, या वो राज्य जो जरूरी टाइप के खर्च हैं, जो बड़े इन्वेस्टमेंट हैं या कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैं, उससे हाथ पीछे खींच रहे हैं। तो अगर राज्य अपने गैर जरूरी खर्चों में या राजस्व खर्चों में कमी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये बेहतर है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन अगर राज्य सिर्फ राजकोषीय घाटे को कम करने के चक्कर में अगर वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कर दें, जैसे हमारे घर वाले खर्च कम करना हो, क्या कर सकते हैं, वो जो पिज्ज़ा खा रहे हैं या पार्टियां हो रही हैं या जो मेहमान नवाजियां हो रही हैं या जो हम रोज़ 4 तरह की सब्जी खा रहे हैं, रोज़ पूड़ी पकवान खा रहे हैं, उसमें भी कमी कर सकते हैं, या हम जो 10 रोज़ नए नए कपड़े पहन रहे हैं उसमें भी कमी करके हम बचत कर सकते हैं। और या क्या कर सकें कि हमें एक किताब खरीदना है, मोन ले, बात समझ में आ रहा है? किताब क्या है, पूंजी निवेश है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि किताबों को पढ़ेंगे और हम आगे हो जाएंगे। लैपटॉप खरीदना है, हम न लें। ठीक है, हमें वो चीज़ें वो कुछ और ऐसा करना है जो फ्यूचर में फ़ायदा दे दे, उसको न करें, तब वो गलत है। वो खर्च की कटौती, ऐसे खर्च की कटौती को सही नहीं माना जाता। कोई भी अर्थशास्त्री भी नहीं मानते हैं कि अगर राजकोषीय घाटा कम करना है तो हमें फोकस रहना चाहिए राजस्व वाले पहलू पर, उसी को कम करने पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आरबीआई के एक अध्ययन में हुआ कि व्यापक आर्थिक सुधार और उच्च राजस्व संग्रह के कारण 2020-21 में तेजी से सुधार हुआ है और राज्यों में सकल राजकोषीय घाटा 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का 4.1% था, जो घटकर 22-23 में 3.4% हो गया है। यानी कि कहीं न कहीं ये कमी जो है 0.7% की एक देख के तो राजकोषीय घाटे, अगर अब इसके अंदर की व्याख्या नहीं है लेकिन ऐसे देख के एक अच्छी वो न्यूज़ है। और क्या कह रहे हैं कि 2020-21 में 31.3% के मुकाबले 2022 में राज्यों का कर्ज, जो राज्य कर्ज लिए थे, वो जीडीपी के 29.5% है। यानी उनकी जो राज्यों की जीडीपी है, स्टेट जीडीपी, टोटल राज्यों की जो स्टेट जीडीपी है उसका 29.5% है, जो 2020-21 में 31.1% है। ठीक है, यानी उनके कर्ज की दर कम हुई है। लेकिन अभी भी ये कह रहे हैं, अभी भी आरबीआई कह रही है कि 2018 में एफआरबीएम, फाइनेंशियल रेगुलेशन मैनेजमेंट जो अधिनियम आई थी, उसने जो है समीक्षा के लिए एक एनके सिंह की समिति बनी थी, उसने अनुशासित किया था कि राज्यों का सकल ऋण उस राज्य जीडीपी का 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। राज्यों का सकल ऋण राज्य की जीडीपी के 20% से, ये एफआरबीएम नहीं, उसके लिए जो समीक्षा के लिए एनके सिंह समिति बनी थी, उसने कहा था कि राज्यों का जो सकल जीडीपी है वो एफआरबीएम वो मतलब जो राज्यों का ऋण है वो राज्यों के जीडीपी का 20% से ज़्यादा ना हो। हालांकि अभी 29.5% है, यानी इसको और भी नीचे लाने की संभावना बनी हुई है। ठीक है, तो आप देखिए राजकोषीय घाटा पीछे भी बता चुके हैं। सरकार है, सरकार का व्यय और आय, इसमें जो भी अंतर होगा, यानी व्यय से आय घटाते हैं हम लोग, आय से व्यय घटाते हैं बजट में व्यय से आय, क्योंकि व्यय कंपलसरी टाइप का होता है, इससे जो घटाते हैं
अगर ये निगेटिव होता है यानी व्यय ज़्यादा होता है, आय कम होता है, तो ये घाटा होता है और इस घाटा को कहते हैं राजकोषीय घाटा। ठीक है, राजकोषीय घाटा। अब आप कह सकते हैं कि सर ये बजट का हिस्सा होता, बजट में घाटा होना चाहिए। नहीं जी, बजटी घाटे को ख़त्म कर दिया गया है, हम इसको टर्म करते हैं राजकोषीय घाटा। इसमें व्यय में होता है राजस्व व्यय जो बता ही चुके हैं, प्लस पूंजी व्यय। ठीक है, राजस्व व्यय में जो दिन प्रतिदिन के काम हैं, जो राज्यों को दिया जाता है, जो पेंशन दिया जाता है, जो वेतन दिया जाता है, और सरकार जो ऋण ली हुई रहती है उसका जो ब्याज अदायगी करती है उसको क्या कहते हैं, राजस्व व्यय। अब पूंजीगत व्यय क्या है, सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगा रही है, सरकार जो स्कूल कॉलेज विद्यालय बनवा रही है, सरकार जो ऋण किसी राज्य को दे रही है या जो ऋण लौटा रही है, तो वो क्या होता है, पूंजी व्यय होता है। आय में एक होता है राजस्व, या इसमें राजस्व यानी राजस्व आय जो है, रेवेन्यू वो है जिसके लिए सरकार की कोई देनदारी नहीं बनती, यानी जो करों के रूप में आता है। ठीक है, प्लस पूंजीगत प्राप्तियां, यानी इसमें देनदारी नहीं बनी और इसकी पूंजी भी नहीं। पूंजीगत प्राप्तियां, सरकार की देनदारी न बने लेकिन पूंजी हो, जैसे सरकार ने कोई ऋण दिया है वो मिल जाए, सरकार ने इन्वेस्टमेंट के द्वारा कुछ मिल जाए, कुछ अग्रिम आरबीआई से ले लेती, ये सारा मिलके क्या होता है, अब इसके आय का हिस्सा बनता है। इन दोनों में जो कमी रह जाती है उसे घाटा, उसी घाटे को कहते हैं राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, ये सरकार की, ये जो राजकोषीय घाटा होता है ये बताता है कि सरकार की ऋण की स्थिति, सरकार की ऋण की स्थिति, यानी सरकार को अपने खर्चे को पूरे करने के लिए, खर्चे मतलब व्यय, राजस्व व्यय, पूंजी व्यय, इनको पूरा करने के लिए कितने संसाधन उधार लेने पड़े। ठीक है, तो ये दर्शाता है। इससे ज़्यादा हम यहाँ अभी नहीं बताएंगे क्योंकि फिर इससे ज़्यादा तो आपको इकोनॉमी में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कुल मिला के यही होता है। राजकोषीय घाटा जितना होता है, सरकार जब आप ऋण लोगे, भले वो तो आज नहीं तो कल उसको चुकाना पड़ता है और ब्याज के साथ चुकाना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए राजकोषीय घाटा को अगर देखा जाए तो उससे बचने की सलाह दी जाती है, लेकिन अगर वो बहुत अर्जेंसी के लिए की जाती है और वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती है तो राजकोषीय घाटा क्षम्य हो जाता है, क्योंकि फिर जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है तो वो फिर आगे रेवेन्यू को जनरेट करता है। ठीक है, तो इसलिए राजकोषीय घाटा कम करने के लिए भी सब्सिडी और बाकी खर्च में कटौती की जाती है, यानी ऐसे खर्च में कटौती जो सरकार के कैपिटल में न करे उस पर कम कटौती करने की सलाह दी जाती है। पूंजीगत कटौती करने की सलाह नहीं दी जाती है, न देनी चाहिए। ठीक है, चलें अगला न्यूज़ देखें। ऑक्सफैम, भारत के सबसे अमीर 1% के पास कुल संपत्ति का 40% है, अधिक है ऑक्सफैम। देखिए, ये एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एनजीओ है जो असमानता को दूर करने के लिए रिपोर्ट निकालती रहती है। ठीक है, और ये कोशिश करते हैं कि जो है अमीरी को कम किया जाए, गरीबी को कम किया जाए, तो वो तो चलो है, ये कोशिश करते हैं कि अमीरी को कम किया जाए। इनकी ये मानता है कि अमीरी को, जैसे जो लोग अमीर बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय है, इन पर टैक्स लगा के किया जाए। ठीक है, अब देखिए कैसे आंकड़े और उसका क्या, अब जैसे ये लगा, ये तो आप लगा यार, देखिए ये बनाते भी हैं कि एक आदमी, आप सुनते भी होंगे कि गौतम अडानी की संपत्ति इतनी है जिसमें इतने लोग आ जाएं, ये आ जाएं, वो आ जाएं। ठीक भी है, आइए समझते हैं क्या कह रहे हैं। ये कह रहा है कि भारत में सबसे अमीर 1% के पास देश की कुल संपत्ति का 40% है। अब देखिए, कुल संपत्ति के लिए आंकड़े तो रियल जीडीपी से लेंगे, एक्चुअल जीडीपी से,
और ये 1% के पास जब संपत्ति का आंकड़ा कैलकुलेट करने लगे तो फोर्ब्स और आदि मैगजीन में जो निकाला रहता है शेयर मार्केट के आधार पे कि 1-2 दिन तक तो वो सबसे दूसरे तीसरे सबसे अमीर हो गए थे गौतम अदानी की, जब शेयर मार्केट जब एक पत्रकार थे राजीव सरदेसाई जी, जब वो मुकेश अंबानी से पूछे कि आप जो है इतना कहें वो सब बुलबुला है, उसके बारे में हम ध्यान नहीं देते। सच्चाई है कि जो शेयर के पूंजी के आधार पे आपकी बढ़ती घटती रहती है ना, वो आज आपके पास 100 अरब डॉलर है, कल शेयर आपका अगर जीरो हो जाए तो आपके पास जीरो हो जाएंगे। मतलब 100 रुपये का शेयर हमारे पास है और वो 100 रुपये का शेयर कल 1 लाख का हो गया तो मैं 1 लाख हो गया, मेरी आय 1 लाख हो गई, यानी 1000 गुना एक दिन में बढ़ गई। और अगर वो एक ही दिन बाद फिर वो जीरो हो जाए तो मैं तो कंगाल हो गया। तो शेयर मार्केट में बढ़ने के आधार पे ये निकालते हैं फोर्ब्स आदि किसी व्यक्ति का वैल्यूएशन, उसमें कुछ सच्चाई भी होती है, लेकिन ज़्यादातर उद्योगपति उसको कहते हैं ये माया है। मुकेश अंबानी का ये जब वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर रिचेस्ट एशियाई बने थे तब उन्होंने कहा था कि ये सब माया है, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। यही बात गौतम अदानी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि उनके शेयर की वैल्यू ये हो गई है तो वो एक्चुअल में उतनी प्रॉपर्टी उनके पास है ही। ठीक है, अभी वो पता चले कि वो उसमें से निकल रहे हैं, बस इतने ही सूचना आ जाए कि मुकेश अंबानी अपने शेयर बेच रहे हैं, आप देखिएगा कि जो शेयर की कीमत 100 रुपये है वो शेयर की कीमत 10 रुपये 20 रुपये में आ जाएगा। तो उसको एक वेल्थ का सटीक आधार मानना और उसके आधार पर इस तरह की वो करना कहाँ तक उचित है कि 1% अमीर की कुल संपत्ति 40% से अधिक है। ठीक है, अगर सही माने में देखा जाए, अगर किसी के आय की और वो तो जो वो इनकम टैक्स रिटर्न, हालांकि कुछ लोग उसमें भी करते हैं, लेकिन फिर भी एक साल के इनकम के आंकड़े देखा जाए तो जो इनकम टैक्स रिटर्न लोग फाइल करते हैं उसके आधार पे आप उनके रियल टाइम या सही उसके आंकड़े निकाल सकते हैं, या एनएसएसओ के जो सर्वे होते हैं उसके आधार पे निकल सकता है। ठीक है, फिर भी अब ये कहे हैं तो इनकी देख लेते हैं कि ये आंकड़े कर रहे हैं अमीरों की, ये वही शेयर और उसके आधार पे जो वैल्यूएशन हुआ है ना उसके आधार पे किए हैं। और क्या क्या कह रहे हैं जरा सुनिए इनकी बात कि आर्थिक असमानता को रिपोर्ट, वार्षिक असमानता का रिपोर्ट का भारत का पूरक जारी करते हुए अधिकार संस्थान ने कहा कि भारत के 10 सबसे अमीरों पर 5% कर लगाने से बच्चों को स्कूल वापस लाने के लिए पूरा पैसा मिल सकता है। यानी ये कह रहे हैं कि 10 जो भारत के सबसे अमीर हैं उनका जो वेल्थ है उस पर 5% का वेल्थ टैक्स मतलब जो पूरी संपत्ति पे लगता है। इनकम टैक्स मतलब साल में जो आपको आय हुई, यानी मेरी जो 100, जैसे मेरी कोई आप समझ लीजिए कि मेरे पास एक मकान है, वो उससे मुझे 1 लाख रुपए साल का किराया हुआ तो वो मेरी आय हुई 1 साल का। और जो मकान मान लिया वो 50 लाख का मकान है तो वो मेरा क्या हुआ, वेल्थ। तो ये लोग इनकम पे टैक्स तो लग ही रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो वेल्थ है यानी जो शेयर के आधार पे है उसका टैक्स लो इनसे। अगर 5% टैक्स वो ले लिया जाए तो देश लगाने के स्कूलों वापस के लिए पूरा पैसा मिल जाएगा। अब देखिए, आप लोगों को लगता होगा हाँ ये तो बड़ा आसान तरीका है। जब आदमी अर्थशास्त्र का नॉलेज नहीं रखता है, मार्केट का नॉलेज नहीं रखता है तो इसी तरह की चीज़ें कहता है। और ये सब पढ़े लिखे लोग भी हैं या फिर भी कह रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं मानसिकता है। बाय द वे 10 लोग हैं, किसी का 10 लोग मिलके 1000 मान लिया अरब या जो भी 1000 रुपये, हम इसको मान लिया कह रहे हैं, इसका मतलब आप मान लीजिए 1000 रुपये पूंजी 10 लोगों की है और ये कह रहे हैं कि इसमें 5% टैक्स देंगे, यानी 50 रुपया टैक्स ले लेंगे तो इससे बच्चों को स्कूल भेजा जा सकता है। ठीक है, बाकी क्या इस पर छोड़िए, यही कह रहे हैं कि अगर किसी की वेल्थ यानी शेयर मार्केट में जो उसकी हिस्सेदारी है उसके आधार पे अगर 1000 रुपये हुई है तो 5% टैक्स ले लीजिए, 50 रुपये उसमें हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सरकार किसी भी देश की, चूंकि शेयर में निवेश करना ये बताता है कि अर्थव्यवस्थाएं उदारीकरण की तरफ हैं, लोगों को लाभ कमाने का मौका है, लोग बेहतर लाभ कमाते करते हैं। सिर्फ एक सूचना आ जाए सरकार कि सरकार वेल्थ टैक्स लगाना चाहती है, 5% छोड़िए 1% भी लगाना चाहती है,
ये जो 1000 रुपए के शेयर है ना, इतने तेजी से धड़ाम लगेंगे कि सर्किट ब्रेकिंग करना पड़ जाएगा, और ये जो 1000 रुपए के हैं ना, ये 500 में पहुंच जाएंगे, ये 400, 300, 200 में हो जाएंगे। सब तो सेंटीमेंट का ही तो खेल है। शेयर मार्केट में डे ट्रेडिंग के लिए इसी तो बचाएगी बात की कि ये सब सेंटीमेंट की बात है। एक्चुअल में इसी को तुम वो मुकेश अंबानी माया कहते हैं, सब बुलबुला है, माया है, इसके चक्कर में नहीं पड़े। एक सेंटीमेंट की सिर्फ सरकार 5% लगाएगी और ये लोगों का सेंटीमेंट नकारात्मक गया, जो विदेशी पूंजी निवेश या FII आ रही हैं वो सब भागेंगी, और ये 1000 की जगह बोलो 50 रुपए भी ना बचे इनके पास। ठीक है, तो क्या इससे देश का विकास हो सकता है? भाई अभी एक सेट पैटर्न है कि राज्य सरकार जो है, जो पूंजी लगती है, ये उनका जो कंपनियां आय अर्जित करती हैं उस पर कॉर्पोरेशन टैक्स लगता है, उनकी जो व्यक्तिगत आय लगती है उनके पर इनकम टैक्स लगता है, और जो चीज़ें कम करती हैं वो, ये तो समझदारी है, ये तो समझ है और ये फेयर है। ठीक है, तो इस तरह की बचकानी बातें आप लोग नहीं करेंगे और इस तरह की बचकानी जो है तथ्य आप लोग नहीं देंगे। ठीक है, इससे हमें बचना है। ये सेंटीमेंट 5% लगाइए तो इनको लगता है इससे हो जाएगा। और सुनिए, एक तो और उसमें था कि अदानी पर अगर खाली 2% टैक्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा। अरे भाई, आप अदानी पर टैक्स लगाइए और अदानी का शेयर खत्म हो जाए, कितने लोग भूखों मर जाएंगे इसका अंदाज़ा नहीं है आपको। कितने, और छोड़िए अदानी का बिजनेस का भूख हो, कितने लोगों के पास अदानी के शेयर होंगे, उन सब की क्या स्थिति होगी। तो अर्थव्यवस्था ऐसे नहीं चलती है। अर्थव्यवस्था बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, उसको बहुत सोच समझ के कोई चीज़ किया जाता है, सोच समझ के कोई चीज़ अपनाया जाता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई राजे रजवाड़े उनके पास, भाई वो कमा के वेल्थ करे तब तो लगाओ कि भाई ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स किया उन्होंने, जो है किया, उसमें से जो है 20% टैक्स लगने के बाद जो बचा उस पर टैक्स लगाओ, ठीक है, उनकी इनकम है वो लगाओ। लेकिन या कोई पूंजी है, प्रॉपर्टी टैक्स भी लगता है कि आपने 100 रुपये की ली, आज 1000 का हुआ तो 900 रुपये का जो अंतर है उस पर टैक्स लगता है, ये सब जायज़ है। लेकिन शेयर मार्केट के आधार पे फोर्स में जो बातें कही गई हैं, जो उसके आधार पे आप अगर वेल्थ टैक्स लगाएंगे, निश्चित रूप से जो हम भारत को एक बेहतर देश बनाने की तरफ, मतलब एक जो विकसित देश बनाने की तरफ, या जो वर्तमान सरकार कह रही है कि भारत में, आप अगर थोड़ा सा पीछे याद होगा तो IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम फॉर प्रॉस्पेक्टिव, उसमें जो चौथी है कि वो जो टैक्स रिजीम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो ओपेक होना चाहिए, वो स्वच्छ, उसको कह सकते हैं कि वो ओपेक खुला होना चाहिए, उसमें मनमानापन नहीं होना चाहिए जैसे चीन में है। आप उसी तरह की चीज़ें कहते हैं। अब ये सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट शीर्षक है, ये सब देख लीजिएगा। बाकी इसमें से कही हुई जितनी भी बातें हैं उसमें से ये जो 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उसका आप कोट कर सकते हैं कि जैसे कि लैंगिक असमानता, ठीक है, महिला श्रमिकों को पुरुष कार्यकर्ता के द्वारा कमाए गए प्रत्येक 1 रुपये के हिसाब से यानी 63 पैसे है, यानी एक पुरुष है एक महिला है, और वो देखा गया है कि उस तरह का समान कार्य करती है तो महिला, एक जो पुरुष को अगर 1 रुपये मिल रहा है औसत, वो भी एक औसत है, तो महिला को 63 पैसे मिल रहा है। इसी तरह से अनुसूचित जातियों को 55 पैसे मिलते हैं, और ग्रामीण श्रमिकों को शहरी आय से केवल आधा, यानी एक समान कार्य शहरी आय ले रहा है तो उसको जो 1 रुपये है तो उसको आधा मिल रहा है। ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, ये आप इससे देख सकते हैं। बाकी वो कि इतना टैक्स लगा दोगे तो इतना ये हो जाएगा, उतना टैक्स लगा दोगे तो उतना हो जाएगा, आप पढ़िए सुनिए, लेकिन उसका आपको कोई इस्तेमाल आएगा यूपीएससी में, मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि ऑक्सफैम के रिपोर्ट के आधार पे इस तरह का आप कोई व्याख्या करिए और वो करिए। किसी राज्य स्टेट में अगर कोई आता है कि ऑक्सफैम में ये किया गया है, वो किया गया है, प्री के लिए ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा। और ये एक इसका नाम क्या है कि सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट है, किसने, ऑक्सफैम इंडिया ने किया है, ठीक है। तो बाकी ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा इस रिपोर्ट में कोई नहीं है। इसको सिर्फ रखे ही इसलिए थे कि आप लोगों को
रिपोर्ट की बाजीगरी, आंकड़ों की बाजीगरी को समझा दिया जाए, किस तरह से वो करता है। अब ये न्यूज़ है, ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आप देखते हैं कि जब भी जाता था चीन उस पर अड़ंगा लगा देता था। इस बार जो है लश्कर तैयबा के धन उगाने वाले प्रमुख योजनाकार अब्दुल रहमान मक्की को अपने प्रतिबंध सूची में डाल दिया है। ठीक है, और चीन द्वारा पिछले जून में लगाए गए तकनीकी रोक को वापस लेने का यह कदम संभव है। ठीक है, और चीन इसके लिए तर्क क्या दे रहा है, हंसने मज़ेदार बात है, चीन ने अब तर्क दिया है कि ब्लैक लिस्टिंग वास्तव में आतंकवाद से लड़ने के पाकिस्तान के रिकॉर्ड को मान्यता देता है। यानी कि अगर हम ब्लैक लिस्टिंग ये कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। ठीक है, और वो उसको कि वो तैयार है। ठीक है, अब ये क्यों आया है परिवर्तन? आप अक्सर अब ये न्यूज़ देख रहे होंगे कि वहाँ के प्रधानमंत्री ने और वो चीज़ों ने, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत डामाडोल हो गई है। ठीक है, वो अपने उसके स्थिति ये है गई कि वो कंगाली के कगार पे, पहले क्या था कि वो भारत से जब व्यापार होता था तो उसको काफ़ी सहूलियत होती थी। ठीक है, और चूँकि आतंकवाद वाला भी जो उनका कार्य था जिससे वो चंदा दान आदि लेते थे, उस पर भी जो है FATF की ग्रे लिस्ट आ गई थी। और उनके यहाँ जो नीतियाँ हैं वो इस तरह से हुई कि वो भारत के विरोध में एक्सेसिव, एक्चुअल में समस्या क्या है कि वहाँ जब आप का जन्म नफ़रत से होता है और आपके विकास का कारक नफ़रत होता है तो कहीं न कहीं आप सकारात्मक विकास की तरफ आ नहीं पाते हैं। वहाँ की जो सेना है उसको कंट्री विद इन कंट्री बोला जाता है। ठीक है, यानी कि लोग कहते हैं कि हर देश के पास एक सेना होती है और पाकिस्तान की एकमात्र ऐसी सेना है जिसके पास अपना देश है। बात समझ रहे हैं? हर देश के पास अपनी सेना होती है जो उसकी सुरक्षा करती है, और पाकिस्तान की सेना के पास अपना देश है। यानी वहाँ की सेना और उसके हित, उसके लोगों की चीज़ें जब वो प्राथमिक है, देश का वो पूरा इस्तेमाल अपने अनुसार करती है। और ऐसा क्यों करती है? क्योंकि लोगों को वो वहाँ के वो लोग शासक जो है, खासतौर से मिलिट्री शासक, भारत का विरोध का डर दिखा दिखा के, भारत के विरोध का वो कर करके वो इस स्थिति में पहुँच गए हैं कि अब पाकिस्तान भूखमरी के कगार पे पहुँच गया है। तो कहीं न कहीं वो भारत की तरफ बातचीत की पेशकश कर ही रहा है। अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने भी एक वक्तव्य दिया था कि जब चीज़ें नॉर्मल होंगी तब बातचीत के बारे में सोचा जाएगा, अभी तो वैसी स्थिति नहीं है। ठीक है, और समिति ने जो ब्लैकलिस्ट किया वो एक्चुअल, यानी ये कहा कि आतंकवाद लड़ने हैं, लेकिन मेरा अनुमान है कि इसके पीछे पाकिस्तान या चीन भारत से अभी कन्फ्रंटेशन से बचना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं दोनों की स्थितियां खराब स्थिति में है, या वो दिखना नहीं चाह रहे, पाकिस्तान दिखाना चाह रहा है कि हाँ ठीक है हम ठीक ठाक स्थिति में हैं। ठीक है, या हो सकता है कुछ लोग ये भी, इसका भी दूसरा ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान में चीन के प्रोजेक्टों का विरोध हो रहा है, लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो जो भी हो, इनमें से जो भी हो, हमारे लिए तो बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि जब इस पे रोक लग जाएगी, ये आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा, तो इस अब देखिए काम क्या कर रहा था, फंड रेजिंग का काम कर रहा था। जैसे अब्दुल रहमान मक्की और अन्य लश्कर जमात दावा के सदस्य धन जुटाने, भर्ती करने और युवाओं को हिंसा के लिए कट्टरपंथी बनाए और भारत में विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में हमलों की योजना बनाने में शामिल रहे हैं। ठीक है, तो ये धन जुटाने, भर्ती करने आदि, अब ये आतंकवादी लिस्ट में शामिल हो जाएगा। तो इससे ये जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा होगा वो लोग चंदा उस पर देने में क्या हो जाएगा, रोक हो जाएगा। और जो देने वाले भी सिंपैथाइजर भी हैं, अगर वो इनको चंदा देंगे तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है, ब्लैक लिस्टेड किए जा सकते हैं बैंकिंग सिस्टम से। आपको पता ही है कि ज़्यादातर बैंकिंग सिस्टम में तो यूरो अमेरिका और उसके यहाँ वो जब चाहे तब जो है बंद कर सकता है, लेकिन उसको ग्राउंड चाहिए। अब ग्राउंड मिल जाएगा बंद करने का। ठीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं फाइनेंसिंग रुकेगा। जो फाइनेंसिंग रुकता है तो कहा जाता है कि आतंकवाद बड़ा खर्चीला काम होता है। आतंकवादी घटनाएं क्रियात करना बिना पैसे के नहीं हो सकता है, बहुत खर्चीला उद्योग है और बहुत खर्चीला काम है। ऐसे में
निश्चित रूप से इसके प्रतिबंध होने से भारत में आतंकवाद में और ख़ासतौर से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों की कमी आने में कुछ मदद मिलेगी। पूरी मिलेगी नहीं मिलेगी वो बात है, लेकिन कुछ मदद मिलेगी। ठीक है, बस बाकी पढ़ लीजिएगा कि कितने लोगों ने जब भारत के 2 साल काल में किया गया है। ठीक है, अगला न्यूज़ है, भारत में पिछले 5 वर्ष में ऑनलाइन ठगी के मामले में हुई 3 गुना बढ़ोतरी। ऑनलाइन ठगी क्या है कि इंटरनेट और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो लोगों से ठगी की जाती है, फ्रॉड किया जाता है। जैसे कि अभी एक बताए थे कि जो है अब तो मोबाइल और उसके द्वारा तो ठगी हो ही रही है, लोग से अकाउंट से पैसा गायब हो जा रहा है, डिटेल से हो जा रहा है। ठीक है, अब तो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जो है, जैसे कि आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो गूगल आदि पर वो दिखाने लगता है, तो कुछ लोग जो है वहाँ पे इस तरह से डमी फेक प्रोफाइल बना के सस्ते दाम का आप दिखा देंगे कि मोबाइल 10 रुपये का है, और 10,000 का मोबाइल दिखा देंगे कि 2,000 है, 4,000 है। आप उसमें उनको अपना डिटेल भी दे देते हैं, पैसा भी दे देते हैं और स्वेच्छा से फंस जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुल मिला के ये ऑनलाइन माध्यम से या इंटरनेट और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों के साथ जालसाजी, धोखाधड़ी और पैसे आदि का क्या है, काम है। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन है, उसकी रिपोर्ट बताती है कि पिछले 5 वर्ष में पहले ऑनलाइन धोखाधड़ी की दर शिकायतों की संख्या जहां 60,000 से भी कम थी, अब बढ़कर 1,84,000 हो गई है। यानी कि प्रत्येक महीने औसतन 15,320 मामले दर्ज हो रहे हैं। ये तो जो दर्ज हो रहे हैं, कई तो लोग दर्ज भी नहीं करते हैं कि पता है कि कुछ होना नहीं है तो क्यों दर्ज करें। ऐसे मामले साइबर सेल, यानी 15,320 मामले हर माह साइबर सेल तक पहुंच रही हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा ठगी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश। अब चूंकि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र 2 सबसे ज़्यादा आबादी वाला उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र है, तो आबादी ज़्यादा है तो संख्या ज़्यादा होना तो लाजमी है। लेकिन तीसरे स्थान पे दिल्ली, आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन यहाँ पे तीसरा सबसे ज़्यादा, यानी छोटे राज्यों में सबसे ज़्यादा यहाँ देखा गया है। ठीक है, यानी दिल्ली की जनसंख्या अन्य राज्यों की तुलना में कम है, फिर भी ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली तीसरे पायदान पर खड़ी है। और ये जो मज़ेदार क्या कह सकते हैं, जो चिंताजनक है कि एनसीआरबी की डेटा बताती है कि ऑनलाइन ठगी का शिकार सबसे अधिक शिक्षित लोग ही होते हैं और इनकी संख्या 80 से 90% होती है। तो शिक्षित लोग क्यों ठगी होते हैं? बेवकूफ़ होते हैं? नहीं भाई, क्योंकि शिक्षित आदमी, जो पढ़ा लिखा आदमी होगा, वही तो ऑनलाइन आधार पे मार्केटिंग करेगा, ट्रांजैक्शन करेगा, सब कुछ करेगा। जो पढ़ा लिखा ही नहीं है वो क्यों करेगा? तो निश्चित रूप से ऑनलाइन सेवाओं का उपभोग करने वाले भी लोग शिक्षित ही लोग हैं। तो निश्चित रूप से ठगी जब ज़्यादा लोग, अब देखिए इसको देख के लगेगा कि ऑनलाइन, अब इसी पढ़िए, एनसीआरबी की डेटा बता रही है कि ऑनलाइन ठगी का शिकार सबसे अधिक शिक्षित लोग हो रहे हैं, 80 से 90%। अब इसकी क्या व्याख्या निकलेगी कि जो शिक्षित लोग हैं उनको ठगी करना आसान है? नहीं, एक्चुअल में जो ऑनलाइन प्रोडक्ट लेते हैं या ऑनलाइन माध्यमों से जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें ज़्यादातर लगभग सभी, कुछ एक को छोड़ के ज़्यादातर क्या है, पढ़े लिखे लोग ही हैं। ऐसे में जो शिकार भी होंगे वो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग होंगे, और दूसरे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो शिकायत करने भी नहीं जाएंगे, उनको पता ही नहीं कि शिकायत किससे करना है। जो पढ़ा लिखा लोग है कम से कम वो शिकायत करने चले जाते हैं। तो ये इसकी बातें हैं। ठीक है ना। और बैंकिंग सेवाओं और लेन देन ऑनलाइन उपयोग में सबसे ज़्यादा शिक्षित ही करते हैं। साक्षरता दर के अन्य राज्यों से आगे दिल्ली और केरल है, तो जनसंख्या के अनुपात में ज़्यादा लोग साइबर फ्रॉड के शिकार भी वहीं होंगे। जहाँ ज़्यादा लोग शिक्षित हो रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा लोग साइबर फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। ठीक है। गृह मंत्रालय अब इसके लिए दूर करने के लिए क्या कहा है, जैसे बहुत सारे काम किए हैं, आपको बताए थे कि जो है सरकार ने एक नया पॉलिसी लाई है, नीति बनाई है। उसमें जो है गूगल और फेसबुक और इस तरह की जो है प्रोवाइडर को भी कहा है कि आप अगर अपने यहाँ ऐड देंगे तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। अगर आप इंटरनेट प्रोवाइडर हैं तो आपका काम है कि इस तरह के फ्रॉड को रोका जाए। उसी तरह
गृह मंत्रालय के निर्देश हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ऑनलाइन कारोबार करने वाले सारे संस्थानों को उपभोक्ता शिकायत निवारण व्यवस्था करनी पड़ेगी, अनिवार्य है, और शिकायत मिलने के 1 महीने के भीतर समाधान देने का निर्देश किया गया है। ठीक है, इसके लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल भी शुरू किया गया है और एक टोल फ्री नंबर है 1930 भी जारी किया गया है। ठीक है, इसके लिए सरकार की तरफ से ये प्रयास किए जा रहे हैं। श्रीलंका का समर्थन करते हुए भारत ने IMF को वित्त पोषण का आश्वासन भेजा है। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश, जो अपनी नीतियों के कारण कह सकते हैं कि उसने भारत में जो भारत और चीन के संबंधों का फ़ायदा उठा के वो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट प्राप्त करता रहा, भारत से भी लेता रहा और चीन से तो वो लेता ही था। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट लिया उसका कुप्रबंधन हुआ, कहीं ना कहीं उसका सही ढंग से जो पूंजी आई उसका सही ढंग से प्रबंधन नहीं हुआ। सेना का बजट बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया, अनाप शनाप उलूल जुलूल नीतियाँ बनी, शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार चरम पे हो गया था। और चूँकि श्रीलंका ज़्यादातर जो है वो अपने कृषि आधारित उद्योगों पे और पर्यटन पे निर्भर है, और ऐसे में जब कोरोना आया तो वहाँ का पर्यटन पूरा बंद हो गया था, इंटरनेशनल पर्यटन। उसकी वजह से और जो उसकी अन्य नीतियाँ थीं, जो उसके खर्चे इधर के उधर जो अनावश्यक उसमें था, उसके लिए उसका जो ऋण था वो उसको चुकाने में सक्षम नहीं हो पाया। यानी जो टाइम पर ऋण देना होता है वो देने में सक्षम नहीं हो पाया और उसने उसको पोस्टपोन किया, यानी अपने को एक तरह से दिवालिया हो गया। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और उस पर यह था कि वो बेल आउट पैकेज, क्योंकि फिर भी उसको अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए, जैसे उसको अपने यहाँ पेट्रोल आदि के लिए भारत दिया, भारत पैसा दे रहा है जो मदद कर रहा है, भारत का देखा देखी फिर चीन भी कर रहा है। ठीक है, तो वो IMF के पास गया है, एक व्यवस्था होती है कि उसके लिए वो त्वरित IMF सुधार देता है, $2.9 बिलियन के लिए गया है। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि जो द्विपक्षीय ऋण है, देश ने जो द्विपक्षीय ऋण ले रखे हैं उन देशों का आश्वासन चाहिए तभी मिलेगा। ठीक है, तो श्रीलंका को जो 3 देश हैं जो सबसे ज़्यादा ऋण दिए हुए हैं उसमें चीन है, जापान है और भारत है। ठीक है, तो इन्हीं 3 प्रमुख देशों से उम्मीद कि अगर ये एश्योरेंस कर देते हैं तो IMF जो है इनको दे देगा। तो भारत ने 16 तारीख को ही शाम को ये एश्योरेंस दे दिया है कि ठीक है हम इनको एश्योरिटी देते हैं। इसके करने से, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि अभी जो है जयशंकर जी 20 यानी कल तक जो है श्रीलंका में थे। श्रीलंका भारत का पड़ोसी है और वो कष्ट के समय में है, प्रॉब्लम में है। निश्चित रूप से हमें उसकी मदद करनी भी होगी, और एक समृद्ध पड़ोसी एक बर्बाद पड़ोसी से हमेशा बेहतर होता है। आपके पड़ोस में लोग भूखों मर रहे होंगे तो निश्चित रूप से वो आपके सुरक्षा के लिए खतरा है। उसके लिए आप खुश मत होइएगा कि हमारे पड़ोस में सब भूखों मर रहे हैं तो हमारे लिए बेहतर है। पड़ोसी अगर सक्षम रहेगा, मतलब विकसित रहेगा, प्रॉस्पर्ट रहेगा, समृद्धि रहेगी, तो भी खतरा बन सकता है। लेकिन अगर बन सकता है और हो सकता है उसकी सोच सही हो, उसके आपके हित अगर जुड़े हों तो कन्फ्रंटेशन ना हो। लेकिन अगर वो कमज़ोर रहेगा तो निश्चित रूप से उससे आपको समस्या आएगी। कुछ नहीं होगा तो वो आपके घर में या आपके आसपास चोरी कर लेगा खाने पीने की चीज़ें। ठीक है, अब मान लें यहाँ पे देश तो चोरी नहीं करेगा, लेकिन जैसे वहाँ से क्या होता है कि इलीगल पलायन होने लगता है आपके आसपास। चूँकि आप मतलब जो है देश, अब बांग्लादेश के संदर्भ में देखिए, अगर बहुत ज़्यादा पलायन होता है, यानी जो कमज़ोर देश होते, मतलब जहाँ पे अवसर ज़्यादा होता है उधर की तरफ लोग भागते चले जाते हैं। ठीक है, और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपने पड़ोसी को, चूँकि आप एक नई दुनिया दिखा रहे हैं, एक बता रहे हैं कि हम ग्लोबल साउथ का जो है नेतृत्व करेंगे, G20 का अपने को नेतृत्व मिला है और उसको दुनिया को दिखाना है। ऐसे में आप अपने पड़ोसी देश को नहीं छोड़ सकते हैं जहां पे आपका रणनीतिक लगाव भी हो। तो कई कारणों से हम श्रीलंका को
बचाएंगे और हम चाह रहे हैं कि श्रीलंका का विकास हो और हो वही चीज़ भारत सरकार भी कह रही है। ठीक है, तो भारत के इस कदम से क्या होगा कि एक तो 3 प्रमुख में से एक ने दे दिया और इन दोनों पर खासतौर से इस पे जापान भी दे सकता है क्योंकि वो पेरिस क्लब का सदस्य है और पेरिस क्लब श्रीलंका को सुधारने में उसमें लगा ही हुआ है। ये है, इनसे भी बातचीत हो रही है, हाई लेवल आई है। तो ऐसे में जब भारत कर देगा तो चीन पे दबाव बन जाएगा कि चीन भी श्रीलंका को बचाने के लिए प्रयास करे। ठीक है, तो यही चीज़ थी। बाकी इसमें डिटेल में हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, देख लीजिएगा क्या है। हाँ, ऐसा करने वाला भारत पहला देश हो गया है, मतलब जो आश्वासन दिया है IMF के मतलब श्रीलंका की मदद, IMF में ऋण लेने के लिए जो एश्योरेंस देना था उनमें भारत पहला देश हो गया है। पूरे विश्व में नहीं, श्रीलंका के मामले में पहला देश हो गया है। चीन के वाटर वार के खिलाफ रणनीति, इसके बारे में देखिए, आप लोग सुनते होंगे जो चीन की जो है, ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ से चलती है ऐसे ऐसे करते हुए, इधर से होते हुए यहाँ आके यहाँ से और यहाँ से गंगा में मिलके चली जाती है। ये टोटल जो है 3800 किलोमीटर की है, उसमें 2800, उसमें जो है देखिए चीन का यहाँ से यहाँ तक है, चीन ऊपर है, चीन से निकलती है और चीन इस इलाके में कई सारे डैम बना रहा है। डैम बना के वो जल विद्युत उत्पादन कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसका जो है यहाँ पे करेगा और बाकी कुछ लोग ये भी अनुमान कर रहे हैं कि यहाँ पे डैम बना के इसके पानी को अपने सूखा प्रभावित क्षेत्रों के तक, जो इधर सूखे वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे मोड़ेगा। हालांकि वो कर भी सकता है लेकिन वो प्राकृतिक रूप से इतना जो है कह सकते हैं कि कठिन काम है जिसको नियर फ्यूचर इतनी नहीं है। हाँ, दूसरा जो इस पे आता है कि इसके ज़रिए फ्यूचर में भारत में यहाँ पे बांध बनाया और ये खोल देगा तो पूरे क्षेत्र को जो है, ये पूर्वोत्तर पूरा क्षेत्र जो है बाढ़ प्रभावित हो सकता है, या यहाँ पे पानी बिल्कुल रोक के सूखे का संकट न केवल भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बल्कि बांग्लादेश को भी हो सकता है। ठीक है, ये चीन के लेकर रिवर ब्रह्मपुत्र को लेकर आशंका व्यक्त थी। ठीक है, भारत क्या कर रहा है इसी चीज़ को कि इसको रोकने के, अब जैसे चीन अगर यहाँ से बाढ़ कर देता है और यहाँ पे कुछ भी विकल्प नहीं रहेगा तो सारा पानी आके यहाँ हो जाएगा। भारत क्या कर सकता है, इसको कूटनीतिक या वो पहलू से तो करेगा, लेकिन हमें कुछ और भी विकल्प कर सकते हैं। हम तिब्बत में बाढ़ तो नहीं ला सकते हैं, कि ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं क्योंकि हम नीचे हैं वो ऊपर है, तो हम बाढ़ नहीं ला सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने यहाँ बाढ़ लाने से रोक सकते हैं, अपने यहाँ सूखा आने से रोक सकते हैं और उसके क्रम में हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं जो एक रिन्यूएबल सोर्स है, वो हमारे अर्थव्यवस्था को और इस क्षेत्र के विकास को महत्वपूर्ण कर सकता है। उस बिजली को हम बांग्लादेश को भी बेच सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमें रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो भारत सरकार उसी जो चीज़ कर सकती है दोनों स्ट्रेटेजिकली, उसमें कि हम एक रिजर्वियर बना लें, कई सारे डैम बना के, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी 9,380 मेगावाट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, प्रोजेक्ट जो है चल रहे हैं। अरुणाचल में इससे अलग जो है 11,200 मेगावाट के और प्रोजेक्ट जो है सरकार इस पे प्लान कर रही है। इसके तहत कई सारे डैम बनाए जाएंगे। एक ही प्रोजेक्ट 11,200 का नहीं है, न ही ये 93,800 का है, कई सारे दूर दूर पे बनाए जाते हैं। उसमें डैम बनाया जाएगा, उस डैम में पानी स्टोर रहेगा और उससे आगे जाएगा। उसमें क्या होगा कि बिजली भी बनेगी और उससे सिंचाई आदि का भी काम होगा। और फ्यूचर में अगर ये पानी छोड़ता है ज़्यादा तो कहीं ना कहीं वो हमारे डैम उनको रोकने के काम करेंगे और हमें अपने लोगों को बचाने का मौका मिल जाएगा। और अगर वो पानी रोक देता है एकाएक तो जो हमारे डैम में स्टोर पानी है उससे
तात्कालिक रूप से हम अपनी फसलों को बचा सकते हैं, इसलिए वहां पे सूखे की स्थिति होने से रोका जा सकता है। ठीक है। डैम में क्या होता है कि जब बारिश के समय में बहुत सारा पानी हो जाता है, बह के सब समुद्र में चल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, हम रोक लेते हैं। और जब ज़रूरत आती है उससे बिजली बनाते हैं, तो वो भी चलता रहता है, सिंचाई का भी काम लेते रहते हैं। ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट चलेंगे, ये जो है इस तरह के जो डैम बना रहा है, जैसे चीन पे ब्रह्मपुत्र नदी के मूल के 60,000 मेगावाट का, सांगपो नदी जाना जाता है, मूल का 60,000 मेगावाट का चीन बना रहा है पनबिजली परियोजना, जिसके लिए वह विशाल डैम का निर्माण कर रहा है। भारत को आशंका है कि इस डैम का इस्तेमाल भारत के खिलाफ वाटर वार के रूप में कर सकता है। ठीक है। हम इसको खोजते हुए, इसका क्या करेंगे, काट खोजते हुए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है और अभी इस पे काम चल रहा है, और इसके कारण तकरीबन 1,10,000 करोड़ रुपए, 1,10,000 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिस पर एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। और यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश में लगाई जा रही 93,080 मेगावाट क्षमता की दूसरी परियोजनाओं से अलग होगी। ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा वो देख लो। इसमें भारत द्वारा 9 अरब क्यूबिक मीटर पानी को स्टोरेज की व्यवस्था है, जो भविष्य में चीन की तरफ से पानी आपूर्ति में बाधा डालने की स्थिति में की जा सकती है। और चूँकि जब डोकलाम विवाद हुआ था 2017 में, ठीक है, 2017 में डोकलाम तनाव हुआ था, ऐसे में उस समय चीन जो है, जब इंटर नेशनल नदियाँ होती हैं, तो उसमें उन नदियों के जल की चीज़ें जुड़ी होती, समझौते से बंधे होते हैं कि एक दूसरे में कितना पानी का स्तर है, पानी कब छोड़ा गया, कब रोका गया, ये बताया जाता है कि जो दूसरे देश होते हैं वो उस अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। हालांकि 2017 में जब विवाद हुआ था तो ब्रह्मपुत्र से जुड़ी सूचना चीन ने नहीं दी थी, इसलिए आशंका ये जताई जा रही है कि जब ये बड़ा वाला डैम बन जाएगा तो इसका इस्तेमाल भारत पे वाटर वार के रूप में करेगा। क्योंकि देखिए, अभी अगर हम अपने उसको देखें तो चीन बहुत ज़्यादा हम पे प्रेशर बनाने की स्थिति में वो जो भी है बस वही सीमा क्षेत्र में, और उसको सबसे ज़्यादा जो डर महसूस होता है वो होता है हिंद महासागर में। हमारा जो है फाइटर वायुयान कैरियर उसके पूरे सप्लाई चेन को काट सकती है। ठीक है। ऐसे में चीन एक बार्गेनिंग चिप के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकता है फ्यूचर में, कि वो पूरे नॉर्थ ईस्ट को डुबो देगा या कर देगा। हालांकि ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा, भाई सूखा तो ला ही सकता है, लेकिन हमें भी उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। हम हाथों पर हाथ धरे बैठ नहीं रह सकते, हम उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। इसलिए अरुणाचल में जो भी प्रोजेक्ट चलता है उसका चीन विरोध करता है, उसके बावजूद भी भारत, तुम 60,000 का बना रहे हो, 60,000 मेगावाट का बना रहे हो, हम जो है 11,000 ये और 10,000 वो 22,000 हम भी बना रहे हैं। ठीक है। तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, तुम अपनी करो, तुम अपना बिजली उत्पादन करोगे तो हम भी अपना करेंगे। ठीक है। ये सब चीज़ चलती रहती है। तो ये हमारे कूटनीतिक का भी पहलू है, अर्थव्यवस्था का भी पहलू है, और पर्यावरण का भी पहलू है। ठीक है। अगली जो है आईपीसी वर्किंग ग्रुप जलवायु परिवर्तन, अभी इसकी वर्किंग ग्रुप होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये WMO और उसका होता है संयुक्त राष्ट्र UNEP का एक संयुक्त वो है। ये जलवायु मिटिगेशन के संदर्भ में ये करता रहता है, रिसर्च करता रहता है। इसने जो है एक माना है कि जो प्रधानमंत्री द्वारा भारत का जो दिया गया लाइफ मिशन है, LIFE, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण के लिए जो जीवन शैली है, जिसमें जिसमें जो लोगों की जीवन शैली बदलने की बात होती है, कि लोगों के जीवन स्टाइल में परिवर्तन करके, लोगों समुदाय में जो है करके, कैसे जो मांग साइड प्रबंधन है उसको करके पर्यावरण को बचाया जा सकता है। ठीक है। तो सिर्फ हमें मिटिगेशन और एडाप्टेशन पे नहीं कि कैसे जो है ऊर्जा की ज़रूरतों को कम करें, कैसे उसको अडाप्ट करें तकनीकी, वो सब तो करिए, कैसे लोगों में परिवर्तन करें, कैसे लोग में वो रहे कि मांग उतरे कि ऐसी ऐसी प्रौद्योगिकी, ऐसी चीज़ें अपनाएं जो कम से कम क्या करें,
ऊर्जा की ज़रूरत करे। ठीक है, तो ये भारत द्वारा शुरू किया गया 20 अक्टूबर, मतलब ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया मिशन लाइफ के उद्देश्यों के अनुरूप है। ठीक है, तो इस कार्य समूह ने यानी जो हमारी बातें कही गई है उसमें वो क्या कह रहा है, वो निष्कर्ष है, वो देख लीजिएगा। जीवन शैली जलवायु संवाद का क्लाइमेट का एक उपेक्षित हिस्सा रहा है। यानी कि लाइफ स्टाइल, जब भी हम चर्चा करते हैं, जलवायु पे चर्चा होता था तो जीवन शैली की उपेक्षा होती रही है। पहली बार चर्चा भारत सरकार ने, भारत के प्रधानमंत्री ने 2021 शर्म एल शेख में IPCC 26 में की थी। लेकिन इसकी महत्वपूर्ण क्षमता है जलवायु के रोकने के लिए, ये इस वर्किंग ग्रुप थर्ड के, IPCC के वर्किंग ग्रुप थर्ड रिपोर्ट में पहचाना गया है। वो क्या कह रहा है, बेहतर जीवन को बनाए रखते हुए पोषण, गतिशीलता और आश्रय के लिए लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हुए 2050 तक वैश्विक उत्सर्जन में 40 से 70% तक कम किया जा सकता है। कैसे? मांग पक्ष प्रबंधन और बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित जीवन शैली द्वारा। मांग पक्ष प्रबंधन, जैसे वही बार बार उदाहरण कि 100 वाट के बल्ब की जगह 8 वाट का LED, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। 4 लोग कार से जा रहे थे, 1 लोग कार से जाएंगे। ठीक है, 1 लोग भी कार से जाएंगे तो इलेक्ट्रिक कार से जाएंगे। ठीक है, और क्या, जैसे कि दुनिया जो है उस पे थी अर्थव्यवस्था के कंजम्पशन पहलू पर, यूज करो और फेंको। भारत ने कहा नहीं, चक्रीय इकॉनमी लाया जा सकता है, वेस्ट से वेल्थ हो सकता है, कि हमें चक्रीय इकॉनमी, सर्कुलर इकॉनमी की तरफ ही बढ़ना है। जो दुनिया के देश कूड़ादान भारत को बनाते थे कि वहाँ पे आके कूड़ी डंपिंग होती है, उसको, उससे अर्बन माइनिंग की बात आ रही है। उससे क्या है कि जैसे जो पराली की समस्या, ठीक है, पराली की समस्या, अब इसमें सोचो तो पराली से CNG बन जा रहा है। CNG से किसानों को भी बनाने के दौरान वहाँ किसान भी आ पाएंगे, रोजगार में भी लोग लगे हैं। पराली वहाँ पे पंजाब आदि में जहाँ पे CNG बायो प्लांट लगा हुआ है, वहाँ पे कई सारे लोग जो है पराली को इकट्ठा करने में लगे हैं। किसानों को भी अतिरिक्त 18 से 20 हज़ार एकड़ प्रति एकड़ की आय हो जा रही है, उनको जलाना भी नहीं पड़ रहा है। जो उसमें रोजगार पा रहे हैं वो पा ही रहे हैं। जो CNG बन रहा है उसमें जो लगा रहा है उसको तो लाभ मिल रहा है, उस CNG का पर्यावरण पे तो फायदा हो ही रहा है, साथ में हमारा अमूल्य विदेशी जो मुद्रा है, जो आयात करना पड़ता था, वो भी बच रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये केवल सोच का है कि मांग को बदलो, अर्थव्यवस्था में जो कंजम्पशन है उसके जगह कुछ और, उसमें क्या है, कहीं ना कहीं जो महात्मा गांधी जी कहते थे ना कि ये धरती आपकी ज़रूरत को पूरी कर सकता है, आपके लालच को नहीं। ये मिशन लाइफ स्टाइल कुछ उसी तरह के आदर्शों को लेकर है कि हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा जीवन शैली ऐसा हो जो अपनी ज़रूरतों से समझौता नहीं करना है, लेकिन पर्यावरण के प्रति जो अनुकूल चीज़ें हैं उसको हमें लागू करना है। ठीक है, तो यही सब बातें ये कहे हैं, आप इसको बाकी डिटेल में पढ़ लीजिएगा। कोई ऐसा नहीं है कि जो इसमें अलग से कुछ है, योगदान है, क्या है, कैसे है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी जो नहीं है, वो यही दिखा रहे हैं कि देखिए कि अगर क्यों ज़रूरत है, कि इतना ज़रूर कर सकते हैं अगर इसको अपनाते हैं, और अगर नहीं अपनाते हैं, वो कह रहा है कि जो अभी तरीका है, अगर हम कार्बन कैप्चरिंग और स्टोरेज पे आधारित जो तकनीकी करें तो अभी विस्तारित नहीं है। दूसरे, इसको प्रबंधित भी किया जाएगा और कार्बन स्टोरेज के साथ साथ जैव ईंधन आदि पर भी किया जाएगा, बहुत ज़्यादा बायोफ्यूल आदि पर भी जब बल दिया जाएगा तो एक तो इससे उत्सर्जन में वांछित कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिमांड साइड पर तो बल ही नहीं दिया जा रहा है ना। अगर डिमांड साइड पे बल, भाई आप सिर्फ मिटिगेशन पे ध्यान दे रहे हैं कि उत्सर्जन जो कम हो उसको मिटिगेट किया जाए, उत्सर्जन की डिमांड कम हो जाए, ऐसा हो, ऐसी चीज़ों पर बल दिया जाए, उस पर यह बल चल रहा है। और ये दिखा रहे हैं कि अगर इसको नहीं मानेंगे तो इसमें जो है वित्तीय प्रभाव भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्या है, पर्यावरण अनुकूल जो जीवन स्टाइल, लाइफ स्टाइल अपनाने की बात है, वही उसी को ये रेखांकित कर रहा है, उसके महत्व को। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा। ये प्री का न्यूज़ है कि परमाणु हाइड्रोजन से उत्पन्न आकाशगंगा, ये बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान और कनाडा स्थित मैग्लीब ज्वाला जो है,
पुणे में जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप JMRT के द्वारा आकाश से परमाणु हाइड्रोजन निकलने के रेडियो सिग्नल का पता लगा है। और देखिए पता कैसे चलता है, जब आता है ना कि दूर आ रही है पास जा रही है, एक रेड शिफ्ट की घटना होती है, एक डॉपलर इफेक्ट होता है। कोई भी प्रकाश आपके करीब आ रही होगी ना तो वो नीले कर धीरे, जैसे कोई चीज़ आपके प्रकाश आपके करीब आ रही होगी ना तो वो नीला दिखती जाएगी, उसको ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। और दूर जा रही होती है तो रेड शिफ्ट कहते हैं सामान्य तौर से, कि वो आपसे दूर जा रही है। इसी सब चीज़ को देखे हैं, इसमें देख लीजिएगा। अगला न्यूज़ है, इसरो का शुक्र मिशन शुक्रयान 1 को 2031 तक बढ़ा दिया गया है। आपको पता होगा कि भारत जो है 2012 में ही शुक्र के लिए एक मिशन, वीनस मिशन जो है शुक्रयान के नाम से जो है भेजने के लिए तैयारी था। प्लानिंग करते करते 17 हो गया और फिर ये था कि इसको हम भेजेंगे, लेकिन तब तक कोरोना आ गया और कोरोना के कारण जब सारी चीज़ें रुक गई तो ये भी रुकी, ऐसा नहीं है। और ये चूँकि एक्सप्लोरेशन मिशन है, ये खोज करने की मिशन है, तो इसके लिए अभी जो जैसे विज्ञान कार्यक्रम के सलाहकार पी कुमार वो कह रहे हैं कि भारत 24 में भेज सकती है या 24 से बेहतर विकल्प 31 हो सकता है। 24 में क्यों? क्योंकि अभी 24 का है, लेकिन उसका क्या होता है ना कि एक लॉन्चिंग विंडो होता है, कि समय होता है कि कुछ भौगोलिक घटनाएं होते हैं। देखते हैं इसको जरा सा, अब देखेंगे तभी समझ पाएंगे ऐसे। अब देखिए ये सूर्य है, ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है। लॉन्चिंग विंडो क्या है कि इसको इसके लिए यहाँ से भेजना है, ठीक है। तो एक विंडो ये होता है, जैसे ये भी चल रहा है, शुक्र की पृथ्वी की परिक्रमा सिस्टर प्लेनेट है, ये भी चल रहा है। तो क्या करेंगे कि हम कुछ समय ऐसा आता है जब यहाँ से करेंगे, यहाँ से तो एक ट्रेजेक्ट्री दे देंगे, तो वो अपने आप वो ट्रेजेक्ट्री से आसानी से इसके यहाँ जब ये पहुँचेगा तो इसको पकड़ लेगा। अभी दिखा रहे हैं, ये यहाँ से चल ही रहा है इस दिशा में, ये भी पृथ्वी चल रही है। एक टाइम होता है जैसे ये इधर घूम रहा है, ऐसा समय होता है जैसे यहाँ से कोई चीज़ छोड़े तो यहाँ इस दिशा में न छोड़ के थोड़ा इस दिशा में छोड़ देते हैं, तो ये धीरे 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 पाथ ऐसे करके कुछ समय बाद ये अपने आप शुक्र के कक्षा में, जब शुक्र यहाँ पहुँचेगा तो ये भी यहाँ पहुँचेगा। उसको कहते हैं लॉन्चिंग विंडो। तो हर 18 महीने पर एक लॉन्चिंग विंडो आता है, जब भेजने पे सबसे कम ईंधन खर्च होता है। क्योंकि बहुत दूर है ना, डायरेक्ट तो भेज नहीं सकते, हमें जो खगोलिक जो विज्ञान है, साइंस है, उसी का इस्तेमाल करके हम करते हैं। तो ये लॉन्चिंग विंडो हर 18 माह पे आता है। तो अगर 24 में मिस करेगा तो 26 में 28 में आएगा। और इनका कहना है कि 31 में 8 साल, हर 8 साल में एक और आता है जो और ज़्यादा ईंधन बचाता है, ठीक है। तो कुल मिला के यही है कि शुक्रयान जो मिशन है, आप लोग जान जाइए कि क्या है शुक्रयान मिशन, क्या है बता दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए कि एक आर्बिटर मिशन होगा जो शुक्र की परिक्रमा करेगा, और बाकी ये सारी चीज़ें हैं। और ये 24 में भी छोड़ा जा सकता है, जो तकनीकी है कि वो 24 में छोड़ा जाएगा या 26 में या 28 में। और ज़्यादा उम्मीद है कि 2031 में छोड़ा जाएगा, क्योंकि अभी भी आदित्य यानी सौर्य का मिशन और चंद्रयान 3 यानी मानव वाला मिशन या उस तरह का जो वहाँ भेजने की चल रही है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।